देखिए, अब हम बेलनाकार प्रक्षेपों की रचना, उनकी पहचान से जुड़े बिंदु, उनके गुणधर्म और उनके उपयोग से संबंधित जो बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से बेलनाकार प्रक्षेपों की रचना होती है। तो बेलनाकार प्रक्षेप जो हमारे कोर्स में है, 5 प्रकार के बेलनाकार प्रक्षेप हमें सीखने हैं, है ना। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, है ना। तो उसके बाद में मर्केटर प्रक्षेप है, गॉल का प्रक्षेप है, ठीक है। तो ये जो बेलनाकार प्रक्षेप हम करेंगे, तो पहले हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में एक समान पाई जाती है, ठीक है। तो यदि हम एक बार इनके परिचय की बात कर लेंगे, तो हमारे लिए ये जो 5 भिन्न भिन्न प्रकार के बेलनाकार प्रक्षेप है ना, जब हम इनकी तुलना करेंगे, कौन से का उपयोग कब लिया जा सकता है, ठीक है, कौन से की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इन सब चीज़ों को समझने में हमें बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बेलनाकार प्रक्षेप है उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम एक एक करके हमारे जो बेलनाकार प्रक्षेप है उनकी रचना को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, बेलनाकार प्रक्षेपों में एक बात तो हमें ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हम चाहे कोई भी प्रक्षेप बनाएं, हम सबसे पहले जो लघुकृत पृथ्वी है उसके अर्धव्यास की गणना करते हैं, ठीक है। तो समस्त बेलनाकार प्रक्षेपों के लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर का परिकलन करते हैं, चाहे हमें लघुकृत पृथ्वी का गोला बनाना हो या ना बनाना हो। जैसे मर्केटर प्रक्षेप है, अब मर्केटर प्रक्षेप में हमें जो लघुकृत पृथ्वी का गोला या आभासी पृथ्वी है उसको बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आर का परिकलन तो करना ही होता है, क्योंकि मर्केटर प्रक्षेपों में हम क्या करते हैं कि ये जो आर है इसकी मदद से हम भूमध्य रेखा की लंबाई का परिकलन करते हैं। और भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर, है ना। क्योंकि ये बेसिकली पूरी परिधि होती है ना। और इस पूरी परिधि को हम परिकलित करते हैं 2πr के सूत्र से, ठीक है ना। तो ये जो 2πr जो है भूमध्य रेखा की लंबाई, तो जो हम 5 बेलनाकार प्रक्षेप करेंगे, है ना, सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप, है ना, जिसमें जिसको यथार्थ बेलनाकार प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं हम, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, ठीक है, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप और मर्केटर बेलनाकार प्रक्षेप। इन 4 प्रक्षेपों में हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई हम सदैव 2πr ही लेते हैं, ठीक है, सदैव 2πr लेते हैं। हाँ, जो गॉल का त्रिविम प्रक्षेप है उसमें चूंकि भूमध्य रेखा हमारी मानक अक्षांश नहीं होती है ना। इन चारों प्रक्षेपों में जिनकी मैंने चर्चा की, भूमध्य रेखा हमारी मानक अक्षांश होती है, ठीक है। लेकिन गॉल के त्रिविम प्रक्षेप में भूमध्य रेखा हमारी मानक अक्षांश ना होकर हम 45 डिग्री का जो अक्षांश होता है उत्तर और दक्षिण, उनको मानक अक्षांश के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस 2πr को cos 45 की वैल्यू से गुणा करते हैं, जो 0.71 के आसपास होती है, ठीक है। तो 0.71 के आसपास होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तव में भूमध्य रेखा की लंबाई होती है उससे छोटी लंबाई होती है 45 डिग्री के अक्षांश की, जिसको हम ड्रॉ करते हैं। और गॉल में भूमध्य रेखा को भी हम उसी लंबाई का ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक बात तो हमें ये समझनी थी, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी बेलनाकार प्रक्षेप हैं इन सभी के अंदर
हमारे जो अक्षांश बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, चाहे वो ध्रुव हो चाहे भूमध्य रेखा हो, बराबर लंबाई के होते हैं, है ना। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये किसी एक विशिष्ट प्रक्षेप के ऊपर मत जाइए आप, है ना। एक बार केवल ये देखिए कि जैसे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, इसी लंबाई के समस्त अक्षांश हैं। यदि हम किसी दूसरे प्रक्षेप में ध्रुव बनाते, मैं आपको दूसरे प्रक्षेप का उदाहरण दिखाता हूं जिसमें ध्रुव बनाया हुआ हो, ठीक है ना। जैसे इसमें हमने देखो ये 90 डिग्री नॉर्थ दिखाया हुआ है ना, ये ध्रुव बनाया ना हमने, ठीक है। तो यदि हम ध्रुव बनाएंगे, हालांकि ग्लोब पर ध्रुव बिंदु सदृश होता है, लेकिन बेलनाकार प्रक्षेपों में हमारा जो ध्रुव होता है वो भी भूमध्य रेखा के बराबर ही दिखाया जाता है, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर है कि जो यथार्थ या जो केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप है, ठीक है, उसमें समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप में और मर्केटर प्रक्षेप में, ठीक है, और इसके अलावा समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, इन चारों प्रक्षेपों में ये जो दूरी होती है भूमध्य रेखा की, है ना, और ध्रुव की, ये देखो ये भूमध्य रेखा है ना, और ये ध्रुव है, ठीक है, ये बराबर होती है। मतलब भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई की होती है और तमाम अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, अक्षांशों की लंबाई में तेजी से वृद्धि आती है। वास्तव में ध्रुव केवल एक बिंदु होता है, लेकिन हमारे जो प्रक्षेप है उसमें ध्रुव भूमध्य रेखा के बराबर दिखाया जाता है। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज्यादा अधिवर्धन अक्षांशों के सहारे मापने में होता है, ठीक है। गॉल प्रक्षेप थोड़ा सा एक यूनिक केस है, और गॉल प्रक्षेप में क्या होता है कि हमारी जो 45 डिग्री की जो अक्षांश होती है उसकी जो वास्तविक लंबाई है ना, 45 डिग्री के अक्षांश की वास्तविक लंबाई, उस वास्तविक लंबाई जो होती है ना, ठीक है, उस वास्तविक लंबाई की, ये देखिए ये 45 डिग्री की अक्षांश है, ये अक्षांश जो है ना ये मानक है, अर्थात ये अपनी वास्तविक लंबाई की है। इसी लंबाई की बाकी सारे अक्षांशों की रचना की जाती है इसी लंबाई पर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आप भूमध्य रेखा भी 45 डिग्री के अक्षांश की लंबाई की बना रहे हो, तो भूमध्य रेखा अपने आकार से छोटी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, है ना। अब ये 45 डिग्री का अक्षांश जिसको आपने मानक लिया, चाहे आप उत्तर में ले लो चाहे दक्षिण में ले लो, है ना, इससे जितने भी अक्षांश इससे छोटे हैं, है ना, मतलब जैसे 40 डिग्री का अक्षांश है, 35 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 25 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, जितने भी, ये सब अपनी वास्तविक लंबाई से तो छोटे दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब 45 डिग्री के अक्षांश की लंबाई के बराबर दिखाए जाते हैं, जबकि वास्तव में ये उससे बड़े होते हैं। और जो बड़े अक्षांश हैं, है ना, जो 45 डिग्री से ज्यादा वैल्यू के हैं, जैसे 46 47 से लेके और ध्रुव तक, वो भी इसी 45 डिग्री के अक्षांश के बराबर दिखाए जाते हैं। इसका मतलब वो अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाए जाते हैं। लेकिन इस प्रक्षेप में जो अक्षांशों के सहारे अधिवर्धन होता है वो उतनी तेज गति से नहीं होता, मापनी की विकृति उतनी तेज गति से नहीं आती जितनी बाकी चारों प्रक्षेपों में आती है। नंबर 1, है ना, ठीक है। सारे के सारे अक्षांश सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में समानांतर दूरी के ऊपर खींचे जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे अक्षांश क्षैतिज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, ठीक है। केवल और केवल यथार्थ प्रक्षेप या यूं कहें कि केंद्रक
बेलनाकार प्रक्षेप एवं मर्केटर प्रक्षेप ही ऐसे प्रक्षेप हैं जिनके अंदर हम ध्रुव नहीं दिखा सकते। ठीक है, बाकी सभी में ध्रुव ही दिखाया जाता है। ठीक है, जब हम देशांतरों की बात करें, ठीक है, तो इन समस्त बेलनाकार प्रक्षेपों में जो देशांतर बनाए जाते हैं वो सरल रेखाएं होती हैं, नंबर 1, और नंबर 2 सब की सब समानांतर दूरी पे खींची जाती है, नंबर 3 सब की सब बराबर लंबाई की होती है, समस्त देशांतर बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, हाँ, देशांतरों के जो सहारे हम यदि मापनी की बात करें तो देशांतरों के सहारे जो मापनी है, ठीक है, वो हमें केवल और केवल एक ही प्रक्षेप ऐसा है जिसमें हमें वो शुद्ध मिलती है, क्योंकि उसमें जो सारे के सारे देशांतर हैं वो वास्तविक लंबाई के होते हैं, और वो प्रक्षेप आपके सामने है। ये सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है और ये समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो देशांतर की लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा की ठीक आधी होती है, और आप कभी भी ग्लोब के ऊपर देखिएगा जो देशांतर होते हैं वो वास्तव में भूमध्य रेखा के ठीक आधे होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा एक वृहत वृत्त है, ग्रेट सर्किल है ना, और जितने भी जो लॉन्जिट्यूड्स हैं, जितने भी जो अक्षांश है, वो सब सेमी सर्किल है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हैं, है ना। तो भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वो ऑलमोस्ट एक देशांतर की लंबाई से 2 गुना होती है ना। और 2 देशांतर आपस में मिलकर, जो पृथ्वी ध्रुवीय देशांतर होते हैं ना, एंटीपोडल जो लॉन्जिट्यूड्स है, वो आपस में मिलकर एक ग्रेट सर्किल बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। और इसमें जो देशांतरों के बीच की दूरी होती है ना, ठीक है, वो हमें निकालनी होती है, और देशांतरों के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है वो एक ही है ना। वो देखिए 2πr गुणा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जो है ना, मतलब कि भाई आपका अंतराल कितना है, देशांतरीय अंतराल कितना है ना, कितनी कितनी दूरी पर आपको देशांतर बनाने हैं, ठीक है, वो देशांतरीय विस्तार होगा। और नीचे आ गया पृथ्वी की परिधि अंशों में, ध्यान रखना अंशों में, है ना। तो ये तो सदैव 360 डिग्री रहता है ना, पृथ्वी की परिधि तो 360 डिग्री है। अब जैसे आप किसी भी बेलनाकार प्रक्षेप में एक सीधी रेखा है जिसको आप भूमध्य रेखा के रूप में लेते हैं, है ना, तो आप यदि ये बात करो कि ये भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होगी, है ना, तो वो लंबाई तो वो होगी जो आपने 2πr से परिकलित की ना, 2πr से आपने परिकलित की। लेकिन आपसे यदि ये पूछा जाए कि इस भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी कितनी है, तो वो 360 आएगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा जो है ना, जिसको अपन वृहत वृत्त बोल रहे हैं, वो ग्रेट सर्कल वास्तव में 360 डिग्री के अंशों से मिलकर बना होता है ना, 360 डिग्री से मिलकर बना होता है। तो ये पृथ्वी की परिधि अंशों में सदैव 360 डिग्री होगी। ठीक है, अब जैसे ये जो देशांतरीय विस्तार है ना, ठीक है, अब इसको यदि हम उसमें देशांतरीय अंतराल के रूप में लें, जैसे मान लीजिए कि हम इसको लेते हैं 15 डिग्री, है ना, तो ये आ जाएगा 2πr इंटू 15/360। तो जो दूरी आएगी निकल कर, वो दूरी जो है, उस दूरी पर यदि मैं बिंदु लगा लूंगा, जैसे मैंने ये किनारा मेरे पास में है और ये किनारा भी मेरे पास में है, लेकिन जो दूरी मैंने परिकलित की, जैसे यहाँ 0.47 निकली, देखो 2πr गुणा अंतराल बटा पृथ्वी की परिधि, तो ये 11.3, ये तो पृथ्वी की 2πr अर्थात पृथ्वी की परिधि आ गई, भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई। इसको गुणा किया 15 डिग्री से, क्योंकि 15 डिग्री मेरा अंतराल है ना, उसमें 360 का भाग दिया तो ये 0.47 सेंटीमीटर है। आप 0.47 सेंटीमीटर के निशान लगा लीजिए,
है ना, इसमें प्रकार में चाप भरकर, तो आपको वो सारे बिंदु मिल जाएंगे जिन बिंदुओं पर आपको देशांतर रेखाएं खींचनी है। ये सारे बिंदु आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 15-15 डिग्री पर ये सब देशांतर रेखाएं खिंच जाएगी, तो आराम से आप क्या कर पाओगे, इसका नामकरण भी कर पाओगे, क्योंकि ये है 180 डिग्री पश्चिम और ये है 180 डिग्री पूरब। तो आप 180 डिग्री पश्चिम से 15-15 डिग्री पर नाम लिखते जाइए, बीचों बीच ग्रीनविच लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये सामान्य बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप यदि बेलनाकार प्रक्षेपों को अच्छे से समझोगे, ठीक है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि बेलनाकार प्रक्षेपों में सामान्य चीजें क्या क्या होती हैं। अब जब हम बेलनाकार प्रक्षेपों को करेंगे ना, तो बहुत आसानी से आप अलग अलग बेलनाकार प्रक्षेपों में जो अंतर पाया जाता है उसको पकड़ पाओगे, और यदि आप उसको पकड़ लोगे तो कौन सा बेलनाकार प्रक्षेप हमें कब यूज करना चाहिए, ठीक है, इस पर भी आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य बातें थी, है ना, जिनकी हमें चर्चा करनी थी। ये समस्त बेलनाकार प्रक्षेप जो हैं वो आयताकार स्वरूप में बनते हैं। ठीक है, ये देखो जितने भी बेलनाकार प्रक्षेप हैं ये आयताकार स्वरूप में बनते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इनमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, और समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें यदि अक्षांश और देशांतरों के सहारे यदि आप अंतराल बराबर रखते हैं, है ना, यदि आप अंतराल बराबर रखते हैं, अंतराल बराबर रखने का मतलब ये है कि अक्षांशों पर भी सपोज आपने 15 डिग्री का अंतराल लिया, ठीक है, तो देशांतरों पर भी 15 डिग्री का अंतराल लोगे। यदि आपने अक्षांशों पर 30 डिग्री का अंतराल लिया तो देशांतरों पर भी 30 डिग्री का अंतराल लोगे। यदि आप ऐसा करोगे तो समदूरस्थ प्रक्षेप एक ऐसा प्रक्षेप है, उसको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो छोटे छोटे वर्गों का जाल है ना, इसमें छोटे छोटे वर्ग बनेंगे, बनना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो देशांतर रेखा है वो इसकी भूमध्य रेखा की ठीक आधी लंबाई की होती है, और देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है, जो दूरी होती है, ठीक है, वो दोनों देशांतर रेखाओं पर भी और अक्षांश रेखाओं पर भी एक ही तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये छोटे छोटे, जैसे ये एक वर्ग है, ऐसे ये छोटे छोटे वर्गों का जाल है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो बेलनाकार प्रक्षेपों की सामान्य जानकारियों के अंतर्गत रखी जा सकती है। इसके आधार पे अब जब हम एक एक करके बेलनाकार प्रक्षेपों को समझेंगे तो वो बहुत आसानी से हमको समझ में आएगा।